तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें सबको ये देखना होगा कि कैसे आज की तारीख में जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनके पास कैसे तरह के लोग आ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अभिनव से सबसे पहले कहूँगा कि किस तरह के केसेस को आप एनकाउंटर कर रहे हो आज की तारीख में, क्योंकि आई बिलीव कि जो लोड है मनोचिकित्सकों पे वो आम दिनों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। So, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि फर्स्ट वेव खत्म हुई, एक सेकेंड वेव स्टार्ट हुई है और इस दौरान मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ओवर द पास्ट 2 to 3 months। प्राइमरीली रीजन ये रहा है, जैसे ही इस वेव ने स्वीप करा है पॉपुलेशन को, और लास्ट टाइम हम सुनते थे कि यहाँ पे केसेस हैं, वहां पे केसेस हैं, बट इस बार हमारे घर के अंदर हमारी फैमिली के मेंबर्स को, हमको खुद को इस वायरस ने बहुत इफेक्ट किया है। बहुत डेथ्स देखने को मिली हैं, बहुत नेगेटिव न्यूज देखने को मिली है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है एक कॉमन पॉपुलेशन में, जो लास्ट टाइम इतना इफेक्ट नहीं था। लास्ट टाइम क्लोज फैमिली मेंबर्स पे इफेक्ट था, बट इस बार एक जनरल पॉपुलेशन पे इस वेव में जो इफेक्ट आया है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। उसका असर देखने को मिल रहा है हमारी प्रैक्टिस में। मोस्टली एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स बहुत बढ़ गए हैं। बहुत लोग जो पहले बिल्कुल ठीक हो गए थे प्रीवियसली, दे हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अगेन। सबसे बड़ा रीजन अनसर्टिनिटी ऑफ द इलनेस है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द इलनेस है। इलनेस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और कोई सर्टिनिटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है इस बीमारी को समझने का कि इसको कैसे अफेक्ट करेगी। स्पेशली ओल्डर पॉपुलेशन में, स्पेशली पीपल जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और कोई शारीरिक रोग है, उन लोगों में एंजाइटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, बिकॉज इनमें वो इनसिक्योरिटी कि हम इस, अगर गलती से हमारी बीमारी हमें हो गई, हमारे घर वालों को होगी, तो क्या हम इसको सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हो गई तो क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज करें, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है क्या, जिससे हम वी कैन ओवरकम दिस इलनेस। सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी ऑफ द इलनेस एंड बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इमोशनली, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, नेगेटिव न्यूज all around us, and the ट्रीटमेंट चेंजेस होना, हर दूसरे हफ्ते नई गाइडलाइंस आना, वो भी लोगों में कहीं ना कहीं एक फियर इंड्यूस किया है कि ये बहुत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चेंज हो रहे हैं एक लेमैन के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए। तो वो भी एक कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा गया कि पोस्ट कोविड, जो लोग कोविड संक्रमित हो गए, पोस्ट कोविड रिकवरी के दौरान कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट आया है कोविड वायरस का हमारे नर्वस सिस्टम में, जिसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन तो बढ़ा ही है, जबकि ये भी देखा गया कि एक्यूट साइकोसिस, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, रेयर बीमारी है, मतलब 1% है इसकी जनरल पॉपुलेशन में प्रेवलेंस, वो भी बढ़ गई है। So all these things are seen commonly in practice these days. I think I will give it over to Anu now for her view on current COVID scenario. पहला point, and how non-pharmacological. मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, अनु इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनका देखने का नजरिया आई एम श्योर डिफरेंट होता है। सो अनु। नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब ठीक है और आपके परिवार में सब ठीक है। Thank you for giving us this opportunity to actually talk about mental health. So basically आजकल हम जो देख रहे हैं, हम जिन लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनमें से बहुत लोग ग्रीव कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने परिवार जन में से बहुत लोगों को खोया है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उन्हीं लोगों को ग्रीव करें जिनको हम जानते हैं। वी कैन ऑल्सो ग्रीव पीपल वी डोंट नो। तो जब हमें किसी और की खबर सुनाई देती है या पता चलता है कि किसी के साथ कुछ हो गया या किसी परिवार से किसी की मृत्यु हो गई, तो हमें भी वो डर, वो अनसर्टिनिटी और वो ग्रीविंग फील होती है। और ग्रीफ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है। सो विद दिस वेव आई थिंक जब ये सब थोड़ा सेटल डाउन होगा, तो जो कलेक्टिव मेंटल ट्रॉमा है सोसाइटल लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे, वो बहुत ही चैलेंजिंग होगा सबके लिए डील करना। इसलिए हमें अपने आप को पहले इक्विप करना जरूरी है कि अब जो मेंटल हेल्थ में चैलेंजेस आएंगे
वो पहले से कहीं गुना ज्यादा होंगे और कहीं ज्यादा इंटेंस होंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, बहुत डर का सामना किया है, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स, अनसर्टेनिटी, नेगेटिव थॉट्स के साथ जो ये पूरा कोलैप्सिंग ऑफ सिस्टम है, वेरिन यू रीड न्यूज अबाउट हॉस्पिटल्स जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, सब ब्लैक में बिक रहा है, बेड्स नहीं है. तो दैट एड्स टू दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फियर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी. एंड न्यूरोलॉजिकली हमारा ब्रेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी नहीं झेल सकता. बायोलॉजिकली जहां पे भी ब्रेन माइंड को फील होता है कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ अनसर्टेन है, तो वो अपनी बॉडी के कोपिंग मैकेनिज्म्स को यूज करने लग जाता है. और इस सिचुएशन में जहाँ सिचुएशन जेन्युइनली इतनी नेगेटिव है, आई एम श्योर कि हम में से बहुत लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड फ्रॉम हियरिंग नेगेटिव न्यूज. आए दिन किसी के बारे में सुना, कोई क्रिटिकल है, कोई सीरियस है, उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा. तो जब हम इतनी नेगेटिव न्यूज से कॉन्स्टेंटली एक्सपोज रहते हैं, इट लीड्स टू इमोशनल एग्जॉशन, ऑफन कॉजिंग एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स. सो धड़कन बढ़ जाना, मुंह सूखना, पेट में गड़बड़ होना, हाथ में कंपन होना, कमजोरी महसूस होना, नींद ना आना, खाने पीने में उतार चढ़ाव होना, इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन होना. अगर हम में से कोई अल्कोहल या स्मोक करता है तो उसका इनटेक बढ़ जाना. आप पहले 2 हफ्ते में एक बार ड्रिंक करते थे, अब रोज वो घर पे पीना, क्योंकि माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए वी लुक फॉर आउटलेट्स दैट हेल्प अस रिलैक्स. So, there's a high possibility that this confinement and stress at home can lead to increase in substance use. बच्चे घर पे हैं, उनको एंगेज करने में सैचुरेशन पॉइंट रीच करना, क्योंकि अब हम ये 1 साल से झेल रहे हैं. शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते थे. कोई बेक कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई क्राफ्ट कर रहा था. बट आई थिंक इस वेव में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स एक्सपीरियंस हुए हैं, और वो जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है, दैट्स ऑल्सो not helping. So it's going to be very challenging, and that's why mental health और भी necessary है, क्योंकि जब ये settle हो भी जाएगा तो भी हमें कैसे इसके साथ डील करना है, उसके लिए हमें equip करना बहुत जरूरी है. For anxiety, panic attacks, how to deal with uncertainty, how to deal with grief. जिस परिवार से किसी ने किसी को खोया है, जिस परिवार में किसी ने डेथ विटनेस करी है, हम उनको कैसे आसरा दे सकते हैं, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, वो उस डेथ के साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनमें उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सब हमें कलेक्टिवली सीखना जरूरी है. सो ये कुछ चीजें हैं जिसपे हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट इट, बट आप लोगों के जो सवाल है हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे. थैंक यू. सबसे पहले तो मेरा ये प्रश्न कि एक तो दवाइयाँ हो गई जो कि एक साइकियाट्रिस्ट देगा, आप लोग ऐसे कैसे डील करते हैं, काउंसलिंग कैसे करते हो, या लोगों को प्राणायाम, या लोगों को जितनी भी होलिस्टिक अप्रोच है आप इसको कैसे करते हो, ये आप हमारे सभी मित्रों को बताएं. राइट. सो आजकल मैं जिन तरह के क्लाइंट्स को देख रही हूँ, दे आर डीलिंग विद ग्रीफ, लूजिंग पीपल. सो दवाइयाँ अपना काम करेंगी, दवाइयाँ कैन हेल्प देम कीप काम. Anu, unmute yourself. हाँ. I cannot do it. हाँ. Yeah. Am I audible? हाँ. Right. So psychotherapy की terms पे, we hold that space for the client where we help them process their emotions, अपनी भावनाओं को process करने का तरीका. अगर कोई anxiety महसूस कर रहा है, पैनिक अटैक्स महसूस कर रहा है, तो we try to focus on the unhealthy thought patterns, the negative thoughts जहाँ पे शायद थोड़ा magnification हो रहा है, amplification हो रहा है, danger का, risk का. सबका risk evaluation अलग अलग होता है. risk evaluation with regard to situation कैसी है. So, we try to realistically evaluate that risk that the client is experiencing, understanding the kind of negative thoughts the client is experiencing, addressing the problems that the person is experiencing. बहुत लोग इस लॉकडाउन की वजह से ऐसे परिवारों में भी ट्रैप्ड हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है,
या ट्रॉमेटिक इन्वायरमेंट है या डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं. So helping them to deal with that, different identifying coping mechanisms, identifying the problem behind the negative thoughts, and also meditation, exercising, gratitude journal. जब आप एंशियस होते हैं या आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से भी आप काम डाउन होते हैं. These were some aligned approaches that we use along with working with processing of emotions and thoughts and addressing the problems in the current environment and things that may have happened in the past. But mostly I'm dealing with people who are suffering from anxiety, panic attacks, and grief. And with regard to that, working on the thought system, working on how they can deal with current situation, externalizing attention are a few things जो हम psychotherapy में आजकल use कर रहे हैं. मैं कुछ आई थिंक आई विल जस्ट ट्राई टू ऐड सम पॉइंट्स इसमें क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है, बट मैं कुछ पॉइंट्स आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड हियर विल बी फर्स्ट कि हमें सबसे पहले टू कीप आवरसेल्फ मेंटली स्टेबल इन काम एंड रिलैक्स हमें कुछ चीजें जो समझनी पड़ेंगी. वो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि क्या चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हमें ये समझना जरूरी है कि हम कोविड पैंडेमिक को एज सच जिस तरीके से ये फैल रहा है उसको हम कंट्रोल ज्यादा हद तक नहीं कर सकते. हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं. हम अपनी हाइजीन, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, अपना बाहर जाना कितना, इन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. उससे वंस वी स्टार्ट फीलिंग कि वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल थिंग्स, हमारे हाथों से चीजें बाहर जा रही हैं, हमारे में एंग्जाइटी बढ़ जाती है. बट जब हम फोकस करते हैं कि हम किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो वी फील मोर सिक्योर्ड एंड वी फील मोर कंट्रोल ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्या चीजों पे हमारा कंट्रोल है, क्या चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है. जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है उसी पे हमारा फोकस और अटेंशन रहना चाहिए और उसी पे हमारा मन एकाग्रित रहना चाहिए, जो कि कई बार ऑब्वियसली मुश्किल होता है, बट देन वी नीड टू कीप टेलिंग आवरसेल्व्स दैट. सेकंड, आई थिंक फिल्टरिंग आउट नेगेटिव न्यूज. बहुत लोग आजकल हमेशा न्यूज देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, और न्यूज में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी देखेगा उसको एंग्जाइटी होगी ही होगी. उसमें वो फियर, उसमें वो डर, उसमें वो टेंशन आएगी ही आएगी. हर ह्यूमन बीइंग में आएगी. सो समटाइम्स फिल्टरिंग आउट, फिल्टर करना मतलब कि दिन में चाहे 15 या 20 मिनट देखें. वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, अवेयरनेस लाएं, बट बहुत ज्यादा ना देखें जिसकी वजह से हमारे दिमाग में भी नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स या थॉट्स अपने आप से बनने लग जाएं. And third is, I think, social support. We need to take social support अपने घर वालों से, अपने friends से, अपने family से. And अगर उनसे भी social support लेके we don't feel better, हम अच्छा feel नहीं कर पा रहे, तो mental health professionals, counselors, psychiatrists, psychologists से जरूर मिले. I think this is few basic tips on how to deal with current situation. कुसुम बंसल जी सबसे पहले आई थी, मैं उनको बोलूंगा वो प्रश्न पूछें, और प्रश्न जो हो बिल्कुल सीधा हो, पर्सनल ना हो, और 1 मिनट का प्रश्न हो और 2 मिनट का जवाब हो, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बहुत लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. तो कुसुम बंसल जी सबसे पहले पूछिए. मुझे ये पूछना था कि जो हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो हमारे लगाने का क्या बेनिफिट है जब उसका टाइमिंग ही 1 से 1.5 साल है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आज के टॉपिक में नहीं है, लेकिन इसका मैं बता दूं कि हर इंजेक्शन की म्याद होती है. लाइफ टाइम इंजेक्शन कोई नहीं होते. और आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंजा से लाखों लोग हर साल मरते हैं, और इंजेक्शन वहाँ पर लगाना कंपल्सरी होता है. और इसी प्रकार से आपके बच्चों को जब इंजेक्शन लगवाते हो उसकी भी टाइम लिमिट है. और यहाँ तक की टाइम लिमिट है कि फ्लू का इंजेक्शन जो है वो 4 जगह के वायरस को लेकर, उनके स्ट्रेन को लेकर फिर बनाया जाता है, और अलग अलग रीजन के अलग अलग इंजेक्शन है. तो ये तो ऐसे रहेगा. सबसे बड़ी जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना, और जिनको बीमारी हो गई उनको भी अब कितने दिन तक इम्यूनिटी रहेगी ये किसी को नहीं मालूम. कोई कहते हैं 6 महीने, कोई कहता है 9 महीने बीमारी के बाद भी रहेगी. ये तो टाइम बताएगा. नई बीमारी, नए इलाज, नए प्रिवेंशन और नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सब तरफ. तो इसलिए इसके बारे में अभी आज की तारीख में तो यही है कि अभी ये भी नहीं पता इंजेक्शन का रोल कितना है और कब तक है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. और कुछ कोई प्रश्न पूछना चाहें?
बस मुझे फंगस का एक डॉक्टर साहब पता करना था, मुझे नहीं पता ये अभी इस मीटिंग से रेफरेंस है या नहीं, कि फंगस हमें क्या कोरोना पीड़ित लोगों को ही हो सकता है या किसी भी किन्हीं को भी हो सकता है? जो ये फंगस चल रहे हैं ब्लैक वाइट येलो, वो मतलब कोरोना वालों को ही होगा या किसी को भी हो सकता है? ये आपका इशू भी बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि इस इशू पर भी लोगों की नींद खराब होनी शुरू हो गई है। जी जबकि जी जी पूरे जी करीब 5-6 हज़ार लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। जी ये इन्फेक्शन पहले भी होते थे। हम 50 साल पहले पढ़ते थे तो एक सेंटेंस लिखा होता था कि ये बीमारी भी होती है, लेकिन आज हमें जी देखने, क्यों? क्योंकि एक तो कोविड के अंदर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और दूसरा ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा लग रही है, और तीसरी स्टेरॉइड जो लग रहे हैं, तो ये स्टेरॉइड जो हैं इसको पनपने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो लेकिन अभी इतना नहीं है बीमारी कि हर आदमी इसके ऊपर परेशान होता रहे, क्योंकि ये पहली बात उन्हीं को होगा जिनको कोविड हुआ आज की तारीख में, और दूसरा ओके उन्हीं को होगा जिनको स्टेरॉइड लगे और अंधाधुंध स्टेरॉइड लगे, और तीसरा जिनको ऑक्सीजन लगे, आईसीयू के अंदर ज़्यादा दिन रुके हैं, रहना पड़ा उनको, उन सबको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए आम जनता को इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान, अपनी नींदें खराब करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। मैं देख रहा हूँ अपने सतीश गोयल जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, गांधीनगर से। सतीश जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? सतीश गोयल, ऐसे समथिंग। हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि अभिनव को सुनकर बहुत अच्छा लगा। It's very soothing hearing him describe what's been going on and the issues that have been associated with this pandemic. I'd like to know, what does one do in case of a loss? पास आ जाओ सतीश भाई, थोड़ा पास आकर बात करो। Can you hear me? आज बेटर ना। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि अभिनव की एक तो बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है सब। दैट्स वेरी नाइस टू हियर एंड नो। और जानना ये चाहता था बेसिकली कि इफ देयर इज ए लॉस somewhere, of course, some near one, dear one, what does one do? How does one deal with that loss? अभिनव? Anu, I think Anu can better answer that in therapy terms, in counseling times, because loss is something which is very personal experience, और वहाँ पे medicines का role बड़ा limited होता है. It's more to do with how we deal with it emotionally, psychologically, and everybody does it on its own or her own terms. So I think Anu can elaborate much better on this. You put it much more succinctly than I could even frame my question. Okay, so basically, grief is the emotion that one goes through when they lose someone, to death, or just, grief could be multiple other things. But in this context, losing someone to death is more prominent. So when someone is grieving, it's very necessary to hold a safe space for them, and respect their boundaries. When a person is grieving, one should not express too positive or toxic positive ideas like, I know they're in a better place, कुछ नहीं होगा, we will move on, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, बुरा मत सोचो, अब जो हो गया, आगे बढ़ना जरूरी है. These statements are very invalidating for a person who is grieving, because everybody grieves differently. हर जना लॉस को बहुत differently process करता है. कोई भी दो जने उस लॉस को सेम तरीके से नहीं सोचेंगे. So how they are feeling, how they want to interact, how much they want to interact, one needs to respect that space and one needs to respect those boundaries. कि कौन कितना कंफर्टेबल है उस चीज के बारे में बात करने में, कौन कितना अनकंफर्टेबल है उस चीज के बारे में बात करने में. तो जब कोई ग्रीव करता है, द बेस्ट यू कैन डू इज hold that space for them, where if they want to talk about it, let them talk. If they do not want to talk about it, do not force them to talk about it. Give them their sweet time to recover. Refrain from speaking terms like, I know बुरा हुआ, but ये तो सबके साथ हो रहा है, उनके साथ और भी बुरा हुआ है, अब सोचो मत, अब आगे बढ़ो.
इंसान ऑलरेडी इतना जूझ रहा है उस लॉस से कि आप ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाले स्टेटमेंट्स बोल के और अनइंटेंशनली उनको इनवैलिडेट कर सकते हो. सो द बेस्ट थिंग टू डू एंड हेल्प समवन हु इज ग्रीविंग इज जस्ट गिव देम दैट स्पेस एंड हैंग इन देयर इवन इफ यू आर फीलिंग ऑकवर्ड. अगर आपको अटपटा भी लग रहा है कि मैं उनसे कैसे बात करूं, क्या करूं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेल देम दैट आई एम देयर विद यू. I'm here to listen to how you're feeling. If you want to meet, I can come over. If you do not feel like, it's okay. Just text me that you're okay. So when someone is grieving, respect their boundaries. Respect how they want to process that emotion, how they want to process that loss. The best thing that you can do for someone who is grieving is just listen. आप सिर्फ सुनिए. अगर वो इंसान बात करना चाहता है तो आप कोई हिदायत मत दीजिए, कोई एडवाइस मत दीजिए, अपने अनुभव मत बताइए. आप बस सुनिए जो वो कहना चाहता है, और अगर वो कुछ नहीं कहना चाहता, जस्ट होल्ड दैट स्पेस फॉर देम, रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड लेट देम ग्रीव. अनु, बहुत अच्छी तरह बताया आपने. थैंक यू सो मच. दैट्स वेरी नाइस टू हियर. यू वेलकम सर. ओपीडी के अंदर, जनरल ओपीडी के अंदर लोग आते हैं इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, पैल्पिटेशन होती जा रही है, तो इनको दवाई ही लेनी जरूरी है या बिना दवाई के भी हम किसी तरीके से उनको कुछ बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल बिना दवाई के भी रिकवर किया जा सकता है, बिना दवाई के भी एड्रेस किया जा सकता है. देयर आर सम प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प देम. सबसे पहले तो आई थिंक माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है. यूट्यूब पे बहुत अच्छे गाइडेड माइंडफुलनेस मेडिटेशन वीडियोस है. अक्सर हमारी नींद क्यों खराब होती है? एक तो स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है उसकी वजह से. दूसरा, जब आप सोने जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट साइकिल फॉर्म में चलते हैं. क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, मेरे साथ हो गया तो उसका क्या होगा. तो वो जो साइकिल है उसका अटेंशन को एक्सटर्नलाइज करना बहुत जरूरी है. जब इंटरनली रूमिनेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसको तोड़ना जरूरी है. इसलिए अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, जिसमें से एक ये है कि आप अपना फोन का यूज मत करिए सोने से पहले. गैजेट का यूज सोने से 1 घंटे पहले आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए. One, because it emits the light that stimulates your brain. Second, you might read something that could trigger the cycle of negative thoughts. So it's very very necessary कि आप जो न्यूज पढ़ रहे हैं, आप जो आए दिन देख रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप प्लीज उसको सोने से पहले स्पेशली रिस्ट्रिक्ट करें. 1 घंटा सेल्फ केयर के लिए निकाले जिसमें आप थोड़ा कामिंग म्यूजिक सुने. अगर आपको नींद नहीं आ रही तो बिस्तर से उठ के आप कुछ रीड करें, अपना फोन लेके स्क्रॉल करना शुरू ना करें. आप रीड करेंगे तो आपका ब्रेन भी थकेगा, आपकी आईज भी थकेंगी. अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए एसोसिएट करें. क्योंकि अब हम ज्यादा समय घर पे बिता रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप बेड को सिर्फ सोने के लिए एसोसिएट के. उस पर बैठ के आप काम मत करो, उस पर बैठ के खाना मत खाओ, उस पर बैठ के खेलो मत. Associate your bed only with sleeping. Once you're done sleeping in the morning, get out of your bed, do your work elsewhere. डाइनिंग टेबल पे बैठे, काउच पे बैठे. जब आप बेड को सिर्फ नींद से एसोसिएट करते हैं तो आपका ब्रेन बेड पे जाके कामर महसूस करता है, न्यूरोलॉजिकली बेटर महसूस करता है. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हेल्प इन बेटर स्लीप, जैसे कैफीन, टी, या आप कुछ ऐसा सब्सटेंस, सिगरेट पीते हैं तो प्लीज उसका इनटेक सोने के 3 घंटे पहले रिस्ट्रिक्ट करें, सो दैट योर ब्रेन starts to initiate sleep faster. Along with that, 5 मिनट और 4 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ. डॉक्टर श्याम गुप्ता, 1 मिनट के अंदर सर. गुड इवनिंग सर. सर ऐसा है कि आजकल मेरे बच्चों का बाहर जाने को बहुत मन करता है, बाहर जाएं, हमारा भी करता है, उनका भी करता है, तो उनको कैसे कंसोल करें, कैसे समझाएं, कि ये बताइए सर. एक प्रश्न ये हो गया. दूसरा शाहजी, जगजीत जी. Hi uncle, good evening. I'm his son. I have a question, uncle, that the youth who are already suffering from the panic attacks and anxiety, and after this lockdown from last 1 year, their career has stopped at a place. They are the college graduates are not able to go somewhere, and they are not able to pursue their higher educations, and they are suffering more panic attack and anxiety. They are harming themselves. So how can we solve this problem? इन सबके उत्तर हम इकट्ठे देंगे. मंजू जी बोलना चाहें कुछ? मंजू जी हैंड रेज है. मंजू जी फटाफट. Yes. Initially,
whenever the anxiety occurs, लोगों को पता नहीं चलता कि ये स्टोमिक प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, या उसको हार्ट इशू है, या फिर उसको इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू सम अदर इश्यूज. और आजकल क्या है, people are panicky of going to the doctors also because of corona. They may or may not be available, or access is a bit difficult. So I feel this issue is also and when the problem becomes more acute, it becomes very difficult to basically recover from that. So गोपाल कथुरिया जी हमारे बीच में. गोपाल जी, would you like to come on? कथुरिया साहब, ऐसे मेरा मिलता जुलता क्वेश्चन है जो भाई साहब ने पूछा पहले, कि ऐसा है कि एंजाइटी और जो डिप्रेशन है ये लगभग सब काफी लोगों को इस वक्त, तो उसमें ये लगता है कि हमें उस दौरान कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, या किसी का बीपी ऊपर नीचे जा रहा है तो पता नहीं लगता. तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि डिप्रेशन है और एंजाइटी है, ये सब कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से. किस स्टेज पे हमें डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए और किस स्टेज पे डॉक्टर अभिनव को हमें कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना बने कि कोई किसी को ज्यादा नुकसान हो जाए? वो कौन सी स्टेज है जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है? अभिनव जी, आपके पास 3-4 प्रश्न है, जवाब दीजिए. हाँ जी ठीक है. सबसे पहले मैं लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ बिकॉज वो मेरे डोमेन का सवाल है. सबसे पहले ये है कि सी एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी या लो मूड होना, डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूंगा, इज कैन बी अ नॉर्मल रिएक्शन. जो भी परिस्थिति है उसको लेकर हम जब रिएक्ट करेंगे तो बहुत लोग डरे हुए होंगे, बहुत लोग सहमे हुए होंगे, बहुत लोग एंग्शियस होंगे. ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजिकल इमोशनल रिएक्शन है. तो इसको हम बीमारी में काउंट नहीं करेंगे. बीमारी में हम कब काउंट करेंगे, डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी होगा, उसके कुछ पॉइंटर्स होते हैं. सबसे पहला पॉइंट है जो लाल झंडी जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ अब टाइम आ गया कि डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए. सबसे पहले नींद खराब हो जाना, खुद से कोशिश करने के बावजूद भी, स्लीप साइकिल ठीक करने के कोशिश करने के बावजूद भी, और जैसे अनु मैम ने बताया कि क्या क्या हम तरीके से कर सकते हैं, वो करने के बावजूद भी अगर नींद ना आए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट भूख, एपेटाइट कम हो जाना या ज्यादा हो जाना. तो नींद या भूख सबसे पहले 2 लक्षण है जिनमें चेंज हो तो आपको समझना चाहिए हाँ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वी शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. थर्ड पॉइंट, परसिस्टेंटली, हमेशा. ऐसा नहीं कि एंजाइटी दिन में 2 मिनट के लिए आई और हम 23 घंटे और मतलब 24 घंटे में से 5 मिनट एंग्शियस फील करा या कुछ पढ़ के फील करा तो हमें एंजाइटी है, ऐसा नहीं है. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हम यूजुअली देखते हैं कि वो मोर और लेस कंटिन्यूअस रहता है थ्रू आउट द डे. ब्रीफ एपिसोड्स में ठीक होता रहता है बट ज्यादातर कंटिन्यूअस रहता है, और ये 2 या 3 दिन नहीं रहता, ये हफ्ता 10 दिन तक चलता है. नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी एक और साइन है डॉक्टर पे विजिट करने के लिए, वो ये है कि हमारा डेली रूटीन या हमारी दिनचर्या हैम्पर होने लग जाते हैं. हमारे जो एंजाइटी के लक्षण है, हमारा जो मूड जो खराब रहने लग गया है, वो इतना हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है कि हम अपनी दिनचर्या ढंग से नहीं कर पाते, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, हम मन एकाग्रत नहीं कर पाते, फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पाते काम पर, और नहाना खाना अपना रोज का एक जो रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज एंजाइटी या हमारा जो मूड चेंजेस हैं या मूड स्विंग्स या मूड फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं. सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स जो बेसिक पॉइंटर्स हैं जो एक इंडिकेशन है हमें पता होना चाहिए कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, वो ये है. अदर देन दैट अल्कोहल या बहुत ज्यादा स्मोकिंग, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया उन्होंने कहा, उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो जाना, ये भी एक पॉइंट है. आई थिंक आई विल गिव इट ओवर टू अनु रिगार्डिंग 1 या 2 सवाल थे बच्चों के लिए. आई थिंक अनु बीइंग द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हियर शी कैन आंसर बेटर. वाले लोग, we are very lucky if we can eat meals at home, you know. हम बहुत लकी हैं अगर हम अभी एक घर में रह सकते हैं, हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ रही कि कल खाना कैसे खाएंगे, रहेंगे कहाँ. So सोने से पहले count your blessings, you know, count any 3 or 5 things that you feel grateful about. That helps you also combat negative thoughts. ये बताएं, कुछ लोग जैसे संस्थाएं, इतनी एनजीओ और आरडब्ल्यू के लोग इतनी मेहनत करते हैं, इवन मैं मानता हूँ कि बहुत संस्थाएं, जैसे नाम लूँ तो संघ परिवार के लोग हैं, सेवा भारती के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, हजारों जगह पर उन्होंने कोविड सेंटर बना रखे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के सेंटर बना रखे हैं. उसके साथ साथ दोनों टाइम का भोजन लोगों के घरों तक पहुंचाने का है.
तो ये भी अपने क्रिएटिविटी है, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए यथासंभव जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, कलेक्टिव एफर्ट करके एक कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कहीं ना कहीं अगर दिमाग में हमारे ये भी आएगा तो मुझे लगता है कि हम इसको और पॉजिटिव कुछ हम देने की बात भी करें सोसाइटी को, तो ये आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, सोच भी पॉजिटिव होती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद भी इन सब चीजों से मिलता ही मिलता है। डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी। कुछ और लोग कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये आरएसएस का एक वो देख रहा हूँ, ये कृपया सामने आए और अपना कुछ बात करना चाहें तो अच्छा लगेगा मुझे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर, ये वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें से कोई सी भी लगवा लिया? दोनों में ये कंफ्यूजन बना हुआ है इसमें। भाई साहब कंफ्यूजन का कोई इशू ही नहीं है, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं और दोनों ही टाइम टेस्टेड हैं और सक्सेसफुल हैं। और कोवैक्सीन तो चांस के बाद आजकल अवेलेबल भी कम हो रही है। कोविशील्ड का उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया है कि जो पहले कहते थे 4 सप्ताह में लगना, 12 सप्ताह तक कर दिया गया है। तो दोनों अच्छी हैं और मैंने कोविशील्ड लगवा रखी है। मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोवैक्सीन भी लगवाई है। तो देयर इज नथिंग टू चूज, जो मिल जाए, जब मिल जाए, जितनी मिल जाए, आगे बढ़ो, लगवाओ और आगे बढ़ो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सब बेकार में कोई कहते हैं मैं मर गया, उसको वो हो गया, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, कहीं को सोचने का विषय ही नहीं है इसके अंदर। धन्यवाद। मुझे लगता है हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं यहाँ पर, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी और अनु जी 2-2 मिनट के लिए अपने आप को थर्ड वेव के लिए कैसे तैयार करना है ये बताएं, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। थर्ड वेव का जो दिमाग के अंदर प्रेशर है उसको आप कैसे समझते हो कि हम खत्म कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। थर्ड वेव ऑब्वियसली जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज कह रही है, सरकार कह रही है, और हम न्यूज में भी देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं, और देश में काफी जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर हैं सब कह रहे हैं कि थर्ड वेव के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, थर्ड वेव के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मेडिसिन के लिए। एंड आई एम श्योर हमें ऑप्टिमिज्म या हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए थर्ड वेव के लिए, बिकॉज आई थिंक हम सीख चुके हैं पिछली 2 वेव से कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। क्या हमारे पास बेसिक चीजें होनी चाहिए जो कि जरूरी है, जो सेकेंड वेव ने हमें बड़े गंदे तरीके से सिखाई। किस तरीके के हमारे पास बेड्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, और साथ ही साथ आई थिंक टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च और डेवलपमेंट इस बीमारी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सो आई एम श्योर विल हैव बेटर टेक्निक्स, बेटर टूल्स, बेटर मेडिसिन टू डील विद दिस इलनेस। इस बीमारी से लड़ने के लिए हम ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे थर्ड वेव में। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें अपना वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। ऐसा नहीं कि 20 दिन बाद या 25 दिन बाद जब पूरा अनलॉक हो जाएगा, या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी अनलॉक हो जाएगा और केसेस डाउन हो जाएंगे, हम फिर से वैसे ही हो जाए जैसे हम पहले थे। ये बीमारी कम होगी, खत्म नहीं होगी इतनी जल्दी जिस तरीके से इस बीमारी का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग जो भी हम यूजुअल आजकल अब इतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली रखें with all the precautions। I think हम chances of infection अपने लिए भी कम करते हैं और स्प्रेड भी हम अपने आसपास के लोगों को कम करते हैं। नेक्स्ट इमोशनल या मेंटल हेल्थ की बात करी जाए तो अपने आप को जैसे हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव रखने के जो हमने तरीके आज डिस्कस करें, आई थिंक उनको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अपना स्लीप, अपनी नींद का बहुत ध्यान रखें, अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखें। हम अपने थॉट्स में जितनी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जैसे अनु मैम ने कहा कि फीलिंग ग्रेटफुल कि हमारे पास जो चीजें हैं उसके लिए हमें भगवान को बहुत थैंक यू होना चाहिए, करना चाहिए, रोज रात को प्रार्थना करनी चाहिए कि अपना मतलब बनाए रखे ये सपोर्ट। सेकेंड थर्ड पॉइंट इज बहुत जरूरी कि अगर आपको कभी भी लगे कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन ऑन योर ओन, हेल्प लीजिए, शर्माइए मत हेल्प लेने में। कभी भी अगर आपको लगता है कि आप इस एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अपने आप से आप
अपने आप को ठीक नहीं रख पा रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज इट्स ऑलवेज ग्रेट टू टेक हेल्प। पहले चाहे हेल्प अपने घर वालों से लें, फिर अपने फ्रेंड से लें, अपने सर्किट में कोई बड़ा इंसान है जो मेंटर है उससे लें। अगर उनसे भी नहीं संभाला जाता तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकाट्रिस्ट, हेल्प लेने में शर्माइए मत। आई थिंक हम कहीं ना कहीं हमारा सोशली या हम कल्चरली वहां चूक जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं, स्टिग्मा इतना है हमारे देश में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर। आई थिंक उसको हम जितना कम करें उतना बेहतर है। And it's also very necessary, adding to what Dr. Abhinav said, that it's also very necessary to become aware of what we can control and what we cannot control. We can control our precautions that we take towards the illness. Wearing masks, social distancing, not going in crowded places, stocking up on things adequately, not hoarding, but stocking up on things that might help you medically later also. These are responsible behaviors जो हम कर सकते हैं अपने आप के लिए, बट बहुत चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. Do not try to control the uncontrollable. That your mind senses, and then that's when the anxiety starts, not being able to control what's to come. So even if third wave comes, please know that there's no way to really control that if that comes. So it's necessary that we control the aspects of life that we can, which is responsible behavior towards ourselves, towards our family members and the society. Rest, there is nothing we can control. And jo hoga, it's unfortunate, but everybody is in the same boat. So it's very necessary कि जब हम सब एक ही बोट में और तूफान सैलाब आ रहा है तो हम एक दूसरे की मदद करें जितनी कर सकते हैं. सिर्फ अपने ही सिम्टम्स नहीं देखने. अगर आप अपने घर में भी किसी को देख रहे हैं कि कोई परेशान हो रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, कोई चुप है, कोई उदास लग रहा है, कोई खाना कम खा रहा है, किसी की नींद खराब है, कोई बात नहीं कर रहा, अपने यूजुअल बिहेवियर से हटके बिहेव कर रहा है, या उसको बार बार रोना आ रहा है, या वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो प्लीज उस इंसान को वो करने के लिए शेम मत करिए, डिसमिस मत करिए. कोई और भी आपकी फैमिली में अगर इमोशनली परेशान है तो उसका साथ दे, उसको एक हाथ दे आगे बढ़ने का, समझने का, इस सिचुएशन के साथ डील करने का. जिस तरह हो सकता है आप कोप कर रहे, जरूरी नहीं है हर जना उसी तरह कोप करे. सो प्लीज वैलिडेट हाउ पीपल आर फीलिंग, वैलिडेट दैट इट्स ओके टू हैव दिस रिएक्शन टू दिस अबनॉर्मल सिचुएशन जो आने वाला है वो भी. एंड अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर सकते खुद के लिए भी या अपने किसी परिवार वाले के लिए भी, तो मैं और डॉक्टर अबरार हम दोनों टेली कंसल्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, या आप किसी भी मनोचिकित्सक को दिखा सकते हैं. बट आजकल की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम स्काइप के थ्रू सेशंस लेते हैं, टेलीफोनिक कंसल्ट्स लेते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन फोन पे मिलती है, व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन होता है. तो उस टेक्नोलॉजी को प्लीज इस्तेमाल करिए. there are people to help you, support you. हम इस तूफान में एक साथ है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें. we owe this to each other. And choose optimism. We have to choose to be happy. Happiness हमारे मुंह पे नहीं आएगी कि हाँ ये चीज अब इसके बारे में खुश हो. Let's voluntarily try to choose to be happy. Happiness will not come naturally to us. Choose to be optimistic. So these are a few things that can help you. Very good sentence. Lesson of the day. Number 1, अपना जो गार्ड है वो मेंटेन करना है, उसको लोअर नहीं करना. जो 3 चीजों का फार्मूला, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बिना बीमारी वाला कि मास्क लगा, बाहर निकले ही ना, पहली बात तो बिना काम के मास्क लगा. दूसरा, हाथ धोते रहें, और तीसरा, डिस्टेंस बना के रखें. सबसे महत्वपूर्ण बात है वैक्सीनेशन. जिन्होंने नहीं लगवाया, वैक्सीनेट अपने आप को करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें. जैसा अनु जी ने कहा कि यू शुड चूज टू बी हैप्पी. अपने आप को सेटिस्फाइड, अपना ग्रेटिट्यूड, अपना भगवान के प्रति, परिवार के प्रति धन्यवाद करते हुए, मुझे लगता है कि यही गुण है आज की तारीख में. आप सब लोग हमारे बीच में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. भगवान से फिर प्रार्थना करूँगा कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम मिलकर इस बीमारी को अपने देश से, विश्व से खत्म कर पाएं. तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि.